नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वंदे मातरम पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह के भाषण की बहुत चर्चा हो रही है। संजय सिंह ने ऐसा क्या कहा, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उनके भाषण के जिस हिस्से की चर्चा सबसे अधिक है उसका जवाब बीजेपी और आरएसएस को देना चाहिए। संजय सिंह ने जिस तरह से आरएसएस के इतिहास पर सवाल उठाए, दरअसल उस पर कभी ठीक से बात नहीं होती। कई दशकों तक बात ही नहीं हुई। 2014 के बाद भी लंबे समय तक चुप्पी साधी गई। अब जाकर विपक्ष आरएसएस और बीजेपी के इतिहास को लेकर बात कर रहा है। बात करने से पहले तैयारी कर रहा है। संजय सिंह ने जो सवाल उठाए वही सवाल कुछ और सांसदों ने भी रखे, लेकिन जिस तरह से संजय ने रखा, निश्चित रूप से इन सवालों को प्रमुखता मिली है और मजबूती भी। यह हिस्सा लंबा है, उम्मीद है आप धीरज के साथ सुनेंगे और बात बात में दूसरे के राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर सवाल करने की इस राजनीति की मंशा को भी समझेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए। उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर सरदार पटेल ने बैन लगा दिया, मगर बैन हटने के बाद से लेकर आज तक आरएसएस का जिस तरह से प्रसार हुआ, उसमें आजाद भारत की संस्थाओं का, संसाधनों का भी रोल है। कहा जाता है कि प्रचारकों की मेहनत से आरएसएस यहां तक पहुंचा है, लेकिन यह सिर्फ एक पक्ष है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने अपने प्रसार में सत्ता, सिस्टम और उसके संसाधनों का लाभ नहीं लिया होगा। पिछले 12 साल में, यानी 2014 से गोदी मीडिया ने, सैकड़ों चैनलों और अखबारों ने आरएसएस की विचारधारा का जिस तरह से प्रसार किया है, आरएसएस को गोदी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। बस इन सब पर बातें नहीं होती। संजय सिंह ऑर्गेनाइजर पढ़कर बता रहे थे कैसे उसमें राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन के चुनाव पर सवाल उठाया गया। क्या गोदी मीडिया उस लेख की कॉपी निकालकर मोहन भागवत से सवाल करेगा, डिबेट करेगा? और मैं आपको बताता हूं सर, ये है 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र। इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए। इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए, किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है? What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment?
आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मान्यवर, फिर से बोल दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1949 ऑर्गेनाइजर अखबार जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, और इस आरएसएस के मुख्य पत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। What is the moral sanction behind government's choice of Gandharaman? Unnecessary it will get provoked. It can Continue, be please. made an Please item continue. of entertainment. Please continue. ये लिखा हुआ। संजय जी unnecessarily provoke. Continue. Continue. अच्छा। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया। कभी आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए कि शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है, बिना नाखून कटाए शहीद। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जिन्ना का भी जिक्र कल दूसरे सदन में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद followed this and told Governor Herbert the administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। ये आपको, आपके बारे में पूरे देश को पता रहना चाहिए। अब जिन्ना, हाँ, इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मान्यवर इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, ये देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, वे राम की तरह असंभवों का समन्वय थे। नेहरू के निधन पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो श्रद्धांजलि दी थी, उसे प्रधानमंत्री मोदी को पढ़नी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा कि आज मानवता का रक्षक चला गया। उन्होंने नेहरू को एक ऐसा सपना बताया जिसमें गीता की गूंज थी और गुलाब की गंध। उस नेहरू को लोकसभा में क्या क्या साबित किया जा रहा था। नेहरू के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कितना आदर से बोलते हैं, अब दुनिया जानती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था उनके निधन पर कि सूर्य अस्त हो गया है। वंदे मातरम सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि वंदे मातरम के बारे में उसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह चर्चा सरकार के द्वारा क्यों प्रायोजित कराई जा रही है। एक तो यह अच्छी बात है कि देशभक्ति की भावना का विकास सबके अंदर हो। वंदे मातरम के महत्व को सारे देश के लोग समझें, नौजवान समझे, किसान समझे, मजदूर समझे, पढ़ा लिखा समझे, गैर पढ़ा लिखा समझे। यह अच्छी पहल है।
लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी सोच रहा था, तो एक घटना मुझे याद आई मान्यवर। वो घटना थी उत्तर प्रदेश की। हमारे एक ऊर्जा मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी, उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे। उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंगबली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? यह क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? यह शिक्षा आपको भगवान श्री राम ने दी है? मान्यवर, मुझे वंदे मातरम आम आदमी पार्टी की रैलियों में, आम आदमी पार्टी की सभाओं में भारत माता की जय और वंदे मातरम जोर जोर से लगाए जाते हैं। किसी दिन लगाने का मन हो तो आ जाना हमारी पार्टी के कार्यक्रम में, आपसे ज्यादा तेजी के साथ वहां पर वंदे मातरम लगाएंगे। सदन में भी लगाना चाहते हो लगाओ। तो आप इन नारों के पीछे, ये नारे देशभक्ति के हैं, ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आजादी दिलाने के लिए हैं। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूं मान्य। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। संजय सिंह ने वंदे मातरम की याद के संदर्भ में भी राजनीतिक व्याख्या की। कम से कम जो खबरें डर के मारे नहीं छपती हैं, संजय सिंह ने उन खबरों को सदन के अपने भाषण में लपेटकर अमर कर दिया। बता दिया कि वंदे मातरम के नाम पर राजनीति हो रही है और पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना है। ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। मान्यवर, वंदे मातरम पे ही सुनिए। आज वंदे मातरम के अलावा कुछ बोलूंगा ही नहीं। मातृभूमि की वंदना, इस मातृभूमि की वंदना में जब यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे, मान्यवर, ऑनरेबल आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, सर आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, ऑथेंटिकेट इट प्लीज देन। जब लीडर, सर आई एम नॉट यील्डिंग, सर आई एम नॉट यील्डिंग। जब यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, खड़गे साहब, उनके मुंह से नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दलित शब्द निकल गया, दलित शब्द निकल गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध करोगे? आप विरोध करोगे? You are not on the topic. LOH. Just in a minute. LOH. सर, 2 बातें हैं। Please. LOH is on his legs. LOH is on his legs. सर, 2 बातें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि डिबेट, हेल्दी डिबेट हो, तर्कों के साथ हो। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलितों पर बीजेपी वाले एकदम हल्ला करने लगे। ऑन रिकॉर्ड है
मैंने कहा है दलित के विषय में कि ये हमारे पूज्य हैं, हमारे भाई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स न दें और इस हाउस के माध्यम से देश को गुमराह न करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। आई से प्लीज ऑथेंटिकेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वट एवर यू हैव चार्ज। देखिए आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। संजय सिंह का भाषण वंदे मातरम की अलग व्याख्या करने लगा। विपक्ष के कई नेताओं ने वंदे मातरम के सहारे सवाल पूछे कि इस नारे में जो सपना था, उस सपने की आज क्या हालत है। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे। मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं, ये देशभक्ति के नारे हैं। बीजेपी को इस बार लगा होगा कि विपक्ष वंदे मातरम के नाम पर डरा हुआ, सहमा हुआ आएगा। बीजेपी के इस विश्वास का कारण यह भी था कि विपक्ष इन सब बातों को महत्व नहीं देता था, तैयारी के साथ जवाब नहीं देता था। एक समझ बन गई होगी कि धर्म का नाम लेने पर विपक्ष पीछे हट जाएगा, उसके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वंदे मातरम की बहस में विपक्ष कहीं से भी सहमा हुआ या पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दिया। विपक्ष के कई नेताओं के भाषणों की तैयारी ने बीजेपी को चौंकाया होगा। बीजेपी को वंदे मातरम की बहस में खुला मैदान नहीं मिला, एक तरफा छूट नहीं मिली। बीजेपी के दावों को, संदर्भों
नियत को भी सबको चुनौती दी गई। बस एक अंतर आया है। इस अंतर को आपको इस तस्वीर के जरिए समझाता हूं। यह पत्रकार अजीत अंजुम ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। अजीत जी की मां है। उनकी मां के व्हाट्सएप में यह तस्वीर आई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मोदी जी गंगा में स्नान करा रहे हैं। अजीत अंजुम ने इस तस्वीर को देखा, कहा कि गलत है। ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया, फेक न्यूज है यह भी लिखा, और कहा कि अपने घर के लोगों के व्हाट्सएप को चेक किया कीजिए। जब भी अफवाह से जुड़ी चीजें आएं, इस तरह की बेवजह फालतू चीजें आएं, तुरंत अपने घर वालों को भी बताइए। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर फेक न्यूज का कारोबार चल रहा है और फेक न्यूज के सहारे राष्ट्रवाद और गौरव की राजनीति की दुकान चलाई जा रही है। हम इसी अंतर की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया ने इस देश का बड़ा नुकसान कर दिया। लोगों में तरह तरह की अफवाहों को इतिहास बनाकर स्थापित कर दिया गया है। विपक्ष ने चुनौती देना अब शुरू किया है, लेकिन विपक्ष के पास संसद के इन भाषणों के अलावा अखबार या टीवी चैनल नहीं बचा है। उस पर किसका कब्जा है बताने की जरूरत नहीं। विपक्ष ने वैसे शुरुआत तो कर दी है, लेकिन उसकी यात्रा बहुत लंबी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।